गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी, जिसे पूरे इलाके में ललन की चाय की दुकान के नाम से जाना जाता था। मिट्टी की बनी दीवारें, ऊपर टीन की छत और सामने कुछ लकड़ी की बेंचें, जहां रोजाना गांव के लोग अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर बैठा करते थे। ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव की खबरों, हंसी मजाक और किस्से कहानियों का अड्डा था, जहां हर शाम ढलते ही अलग ही रौनक लग जाती थी। और आज भी कुछ वैसा ही माहौल था। कुछ ग्रामीण वहां बैठे आपस में बातें कर रहे थे। कोई खेत की चर्चा कर रहा था, कोई घर की परेशानी बता रहा था, तो कोई बस यूं ही हंसी मजाक में लगा हुआ था। अरे भाई, आज तो दिन भर खेत में काम करके हालत खराब हो गई। ऊपर से ये गर्मी ऐसी कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज सिर के ऊपर नहीं बल्कि बिल्कुल पास आकर जल रहा हो। और जब काम खत्म करके यहाँ बैठा हूं तो थोड़ा सुकून मिल रहा है, वरना घर जाकर भी वही चिंता और थकान घेरे रहती है। अरे तुम अकेले नहीं हो भाई, हम सबकी हालत एक जैसी ही है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेकिन फिर भी जब यहां आकर बैठते हैं ना, तो लगता है कि जिंदगी में अभी भी कुछ हंसी बाकी है, नहीं तो बस काम और चिंता ही रह गई है। सही कहा तुमने। यही एक जगह है जहां आकर थोड़ा मन हल्का हो जाता है, वरना पूरे दिन की भागदौड़ में तो जैसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। और ललन की चाय का स्वाद भी कुछ अलग ही है, जैसे थकान को ही दूर कर देती हो। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, और चेहरे पर गंभीरता के साथ एक सादगी झलकती है। वो कोई और नहीं बल्कि गांव के रिटायर्ड मास्टर कुबेर बाबू होते हैं, जिन्हें गांव में हर कोई इज्जत की नजर से देखता है। अरे देखो देखो, मास्टर कुबेर बाबू आ रहे हैं। आज तो मजा आ जाएगा। काफी दिनों बाद इधर दिखे हैं, चलो इन्हें भी बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल, मास्टर जी के आने से तो माहौल ही बदल जाता है। उनकी बातें सुनने में अलग ही मजा आता है। चलो बुलाते हैं उन्हें। अरे मास्टर जी, आइए आइए, इधर बैठिए हमारे साथ। आज कुछ गपशप हो जाए। आप भी अकेले क्या करेंगे घर पर, यहां बैठकर थोड़ा समय बिताइए। अरे भाई, तुम लोग भी ना जब देखो बुला लेते हो। लेकिन ठीक है, आज सोचा थोड़ा टहल लिया जाए तो यहां तक चला आया। वैसे भी घर में बैठे बैठे मन ऊब जाता है, यहां आकर तुम लोगों के बीच बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है। मास्टर कुबेर बाबू धीरे से आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। ललन तुरंत उनके लिए चाय बनाकर लाता है और सब लोग फिर से बातचीत में लग जाते हैं। और मास्टर जी, आप कैसे हैं? सेहत ठीक है ना? आजकल आपको कम ही देखा जाता है। हम लोग तो सोच रहे थे कि आप कहीं बाहर चले गए। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं हूं। बस अब उम्र हो गई है तो ज्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता। शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं देता। लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। बस समय काट रहा हूं जैसे तैसे। ये तो अच्छी बात है मास्टर जी कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन सच बताएं तो आपके बिना यहां की महफिल अधूरी लगती है। आपकी बातें और आपके अनुभव सुनने में जो मजा आता है वो किसी और में नहीं। हाँ मास्टर जी, आप तो इतने सालों तक पढ़ाते रहे हैं। आपने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा होगा। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि आप हमें भी कुछ सुनाएं, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। कुछ देर तक यूं ही इधर उधर की बातें होती रहती हैं, लेकिन तभी एक ग्रामीण अचानक कुछ सोचकर मास्टर जी की तरफ देखता है। मास्टर जी, एक बात कहें, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपने जीवन की कोई कहानी सुनाइए ना। ऐसी कोई बात जो आपने खुद देखी हो या महसूस की हो, जिससे हमें भी कुछ समझने को मिले और समय भी अच्छे से कट जाए। ये सुनते ही मास्टर कुबेर बाबू का चेहरा थोड़ा बदल जाता है, जैसे उन्हें कुछ पुरानी बात याद आ गई हो। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक और घबराहट नजर आती है। अरे नहीं भाई, अब क्या कहानी सुनाऊं मैं? जिंदगी तो बस यूं ही बीत गई। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम लोगों को सुनाऊं? और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करना भी आसान नहीं होता। अरे मास्टर जी, ऐसा मत कहिए। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ खास जरूर होता है, और आपकी जिंदगी तो हमसे कहीं ज्यादा अनुभवों से भरी होगी। आप जरूर कुछ ऐसा जानते होंगे जो हम नहीं जानते। मास्टर कुबेर बाबू कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे अंदर ही अंदर किसी पुराने यादों से लड़ रहे हों। फिर धीरे से गहरी सांस लेते हैं और आसपास बैठे लोगों की तरफ देखते हैं। ठीक है। रात का समय था। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं।
कहीं कहीं हल्की पीली लाइट जल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी सन्नाटे के बीच चंपक अपने हाथ में थैला लिए हुए बस गांव की तरफ बढ़ रहा था। आज वो अपने ससुराल जा रहा था क्योंकि आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। पूरे 1 साल बाद मैं फिर से उसी तरह पिंकी के सामने जाऊंगा जैसे शादी के दिन गया था। इस बार मैं उसे कुछ अच्छा सरप्राइज देना चाहता हूँ। ये साड़ी मैंने बहुत सोच समझ कर ली है। उम्मीद है उसे जरूर पसंद आएगी। बस किसी तरह समय पर पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा। चंपक सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी अब भी बनी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो अपनी चाल तेज कर देता है, तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बजने लगता है। रात के उस सन्नाटे में फोन की आवाज थोड़ी तेज लगती है। अभी मैं उसी के बारे में सोच रहा था और उसका फोन भी आ गया। जरूर पूछ रही होगी कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। उसे हमेशा जल्दी रहती है जानने की कि मैं कहां हूं और कब पहुंचूंगा। चलो बात कर लेता हूं। कहाँ हो आप अभी तक? आपने कहा था कि जल्दी निकल जाओगे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि आप कब तक आएंगे, और मुझे भी चिंता हो रही है क्योंकि रात का समय है और रास्ता भी खाली रहता है। मैं रास्ते में ही हूँ, गांव की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए निकलने में देर हो गई। लेकिन अब मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। आप हमेशा यही कहते हो कि देर नहीं लगेगी, लेकिन हर बार लेट हो जाते हो। आज का दिन खास है, इसलिए मैं सुबह से ही आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी आ जाओ तो अच्छा रहेगा। मुझे पता है आज का दिन कितना खास है और मैं इसे भूल ही नहीं सकता। रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। तुम बस इंतजार करो। ठीक है, लेकिन ध्यान से आना। रात का समय है और रास्ते में ज्यादा लोग भी नहीं मिलते। फोन अपने पास ही रखना और बीच बीच में कॉल करते रहना। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ध्यान से ही आ रहा हूँ। रास्ता मुझे पता है और मैं संभल कर ही चल रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना। दोनों कुछ देर तक बात करते रहते हैं। फिर अचानक पिंकी को कुछ याद आता है। अरे सुनो, एक काम करना। जब तुम यहाँ आ रहे हो तो रास्ते में कल्लू भैया की दुकान पड़ेगी। वहाँ से थोड़ी मछली लेते आना। घर में सब लोग हैं तो सोचा अच्छा खाना बनाया जाए। ठीक है, मैं कल्लू भैया की दुकान से मछली ले लूंगा। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं सीधे ही आ जाता। अब मैं वहां रुककर मछली लेकर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी आना और ज्यादा देर मत करना। मैं इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर फोन कट जाता है। चंपक फोन वापस जेब में रखता है और आगे बढ़ने लगता है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हल्की पीली लाइटों के नीचे धूल उड़ रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। चंपक धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जहां आगे जाकर कल्लू भैया की दुकान पड़ती थी। कुछ ही देर बाद उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे साफ दिखने लगा कि वो एक छोटी सी दुकान है। दुकान के सामने एक टेबल रखी थी और उसके ऊपर मछलियों से भरी टोकरी रखी हुई थी। आसपास सन्नाटा था, लेकिन दुकान के पास हल्की सी हलचल थी। चंपक धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचा। जैसे ही वो पास आया, दुकान के अंदर खड़ा एक आदमी उसकी तरफ देखने लगा। वो था कल्लू भैया। अरे चंपक भैया, आप इतने सालों बाद अचानक हमारे गांव में? मैं तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा तो लगा कि ये तो वही चंपक भैया हैं जो पहले यहां आया करते थे। बताइए भैया, कैसे आना हुआ? अरे कल्लू भैया, कैसे हैं आप? सच कहूं तो मैं भी काफी दिनों बाद इस तरफ आया हूं। काम की वजह से शहर में ही फंसा रहता हूं, लेकिन आज एक खास दिन है, इसलिए सोचा कि गांव होकर जाऊं। आप तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे। हम तो यहीं के यहीं हैं भैया, ना कहीं गए ना कुछ बदला, बस यही दुकान और यही काम। लेकिन आप लोग तो अब शहर वाले हो गए, गांव की याद भी आती है या नहीं? और हाँ,
पिंकी कैसी है? बहुत समय से देखा नहीं उसे। सब ठीक है भैया। पिंकी तो यहीं गांव में ही है अभी। मैं उसी के पास जा रहा हूँ। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसलिए सोचा कि आज का दिन उसके साथ बिताऊं। और हाँ, उसने ही कहा कि आते वक्त आपकी दुकान से मछली लेते आना। अच्छा, तो आज सालगिरह है। बहुत बहुत बधाई हो भैया। समय कितना जल्दी बीत जाता है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे कल ही आपकी शादी हुई थी और आज 1 साल भी पूरा हो गया। अच्छा किया जो यहां आ गए। गांव की हवा में जो सुकून है वो शहर में कहां। कल्लू भैया धीरे धीरे टेबल के पास जाते हैं और मछलियों को देखने लगते हैं। फिर एक बड़ी मछली उठाकर चंपक को दिखाते हैं। देखिए भैया, आज की ताजी मछली है, अभी अभी नदी से आई है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सबसे अच्छी वाली चुन देता हूं। सालगिरह का दिन है तो खाना भी अच्छा होना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल, आप ही चुन दीजिए। मुझे तो इतना समझ नहीं आता। बस इतना ध्यान रखना कि मछली ताजी हो, क्योंकि घर में सब लोग हैं और सबको अच्छा खाना चाहिए। कल्लू भैया धीरे धीरे मछलियों को उलट पुलट कर देखने लगते हैं। उनकी हर हरकत बहुत ही सावधानी से हो रही थी, जैसे वो किसी खास चीज को चुन रहे हों। भैया, ये वाली मछली बिल्कुल सही रहेगी। न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, और सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल ताजी है। अगर इसे अच्छे से बनाया जाए तो स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। पिंकी को भी पसंद आएगी। ठीक है भैया, यही दे दीजिए। और हाँ, थोड़ा साफ करके दे देना ताकि वहां जाकर ज्यादा परेशानी ना हो। कल्लू भैया मछली को काटने और साफ करने लगते हैं। रात के सन्नाटे में चाकू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चंपक इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है कि दुकान के आसपास कुछ अजीब सा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। भैया, आप इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ा समय निकालकर बैठ भी जाओ, 2 बातें कर लेंगे। वैसे भी रात का समय है, जल्दी क्या है? मन तो है भैया बैठने का, लेकिन देर हो रही है। पिंकी इंतजार कर रही होगी और घर वाले भी, इसलिए सोचा जल्दी से मछली लेकर निकल जाऊं। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझो। लेकिन कभी फुर्सत मिले तो जरूर आना। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है। कल्लू भैया मछली पैक करके चंपक को देते हैं। चंपक पैसे निकालकर उन्हें देता है। ये लीजिए भैया, और धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी मछली दे दी। आज का दिन और भी अच्छा हो जाएगा। अरे भैया, धन्यवाद की क्या बात है। आप अपने ही हैं, बस खुश रहिए। और हां, रात का समय है, संभल कर जाइएगा। चंपक मछली लेकर वहां से निकल जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम दूर जाता है, उसे पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात अब पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन बादलों की हल्की चादर उसके सामने से बार बार गुजर रही थी, जिससे कभी रोशनी फैलती और कभी सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। गांव की कच्ची सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। चंपक अपने हाथ में मछली का थैला लिए धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम सामान्य थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, जिसका कारण वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने घर के सामने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, वो ठिठक जाता है। दरवाजे के बाहर पिंकी और उसके पिताजी खड़े थे। दोनों बार बार रास्ते की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। पिंकी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और उसके पिता भी असहज दिखाई दे रहे थे। ये क्या हो रहा है? पिंकी बाहर क्यों खड़ी है और पिताजी भी उसके साथ? ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यहीं हूं, मैं इनके सामने खड़ा हूं। फिर ये लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे? क्या ये मजाक कर रहे हैं या फिर? चंपक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बिल्कुल पिंकी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन पिंकी को उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वो अपने पिता की तरफ मुड़ती है। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चंपक कहाँ रह गया। इतना समय हो गया है,
उसने कहा था कि बस थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन अब तो रात भी बहुत हो चुकी है, फोन भी नहीं लग रहा। बार बार कॉल कर रही हूँ, लेकिन हर बार स्विच ऑफ बता रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पापा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, खुद को संभालो, घबराने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है रास्ते में कोई काम आ गया हो या फिर कहीं रुक गया हो, लेकिन हां, मैं मानता हूं कि इतनी देर होना ठीक नहीं है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, अगर तब भी नहीं आया तो हम खुद जाकर उसे ढूंढेंगे। तुम हिम्मत रखो। चंपक ये सब सुनकर पूरी तरह टूटने लगता है। वो बार बार अपने हाथों को देखता है, अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश करता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहां हूं, जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, फिर भी कोई मुझे देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा। ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूं या फिर ये हकीकत है? अगर ये हकीकत है तो इसका मतलब। अब चंपक वहां रुक नहीं पाता। वो घबराकर पीछे हटता है और सड़क की तरफ तेजी से चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा बाबा दिखाई देता है। लाल कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। बाबा, बाबा मेरी बात सुनिए, मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। मेरे अपने ही मुझे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। ऐसा कैसे? आखिर मेरे साथ क्या हो गया है? बेटा, हर किसी को हर कोई दिखाई नहीं देता। इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो आम इंसान की नजर से छुपी रहती हैं। मैं वही हूं जो सिर्फ उन्हें देख सकता है, जो इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रह जाते। बाबा, आप पहेलियों में बात मत कीजिए, मुझे साफ साफ बताइए, क्या मैं मर चुका हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं। ये सब कैसे हो सकता है? सच्चाई हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। याद करने की कोशिश करो बेटा, जब तुम इस गांव की तरफ आ रहे थे, उस समय रास्ते में क्या हुआ था? कोई घटना, कोई अजनबी, कुछ भी जो तुम्हें अब धुंधला धुंधला याद आ रहा हो। चंपक अपनी आंखें बंद करता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। मैं रास्ते से आ रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर हां, मुझे याद आ रहा है, मेरे पीछे 2 आदमी चल रहे थे। मैंने सोचा गांव के ही होंगे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वही 2 आदमी, वही तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल के गवाह थे। उन्होंने तुम्हारे सिर पर पीछे से जोर से वार किया, तुम संभल भी नहीं पाए और उसी पल तुम्हारा शरीर खत्म हो गया। नहीं बाबा, ये सच नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकता। मेरे घर वाले, पिंकी, वो मेरा इंतजार कर रही है। आज हमारी सालगिरह है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब झूठ है। सच्चाई को झुठलाने से सच्चाई बदलती नहीं बेटा। तुम्हारा शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी भटक रही है। बाबा चंपक को उस जगह की ओर ले जाते हैं जहां से उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। कुछ ही देर में वे दोनों उस अंधेरी जगह पर पहुंचते हैं जहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। जैसे ही चंपक पास जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वहां उसकी खुद की लाश पड़ी थी। ये मैं हूं? ये मेरा शरीर है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां खड़ा हूं, फिर ये कौन है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सपना है, कोई बुरा सपना। मैं अभी उठ जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। पिंकी मेरे पास होगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। सपने और हकीकत में फर्क समझना जरूरी होता है बेटा। और ये जो तुम देख रहे हो,
ये सपना नहीं, यही हकीकत है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे या फिर हमेशा इसी भ्रम में भटकते रहोगे। रात और भी गहरी हो जाती है, हवा और ठंडी हो जाती है, और चंपक अपनी ही लाश के सामने खड़ा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से जूझता रह जाता है।